वेलकम स्टूडेंट्स, सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए 2017 में जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 पेपर हुआ था। पेपर 1 आपका जनरल नॉलेज था, पेपर 2 और पेपर 3 सब्जेक्टिव था। तो अभी हम सेट 2017 के पेपर 2 में लीनियर अलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। पेपर 2 में लगभग 30 प्रश्न आए थे जो कि आपका लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस से आया हुआ था, जिसमें से 15 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से था और 15 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ पेपर 2 लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, लेट V बी अ लीनियर स्पेस विथ एन इनर प्रोडक्ट, लेट X एंड Y बिलोंग्स टू V, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। और यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, कोड में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ध्यान से आप देखोगे तो ये लीनियर स्पेस में यहाँ पर नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी को पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको नॉन लीनियर स्पेस का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जैसे कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। ये जो है नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, इसका यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आती है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको इजीली बना सकते हो। ये होता है नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। ये होता है आपके पास नॉर्म ऑफ x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर नॉर्म ऑफ x माइनस वाई करता हूँ और उसका स्क्वायर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ पर चेक कर लेना है ऑप्शन में। देखिए जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, एकदम ये पहला स्टेटमेंट को ही पूछ दिया है, पहला तो एकदम बिल्कुल सही होगा। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है आपको, सॉरी सब्सट्रैक्ट करना है। इन दोनों को जब आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस और ये प्लस, तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा 4 टाइम ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, जब आप इन दोनों को घटाओगे तो आपको 4 टाइम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y मिलेगा। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए बी और सी तीनों करेक्ट है। तो जब हम कोड की बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, सिंपल सा प्रश्न रहता है, जो बेसिक यहाँ पर रिजल्ट है वही पूछा गया है। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर पूछ दिया, कभी स्वार्ज इनइक्वालिटी, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये सभी पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप बेसिक पढ़ेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अगेन आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपके पास पी क्यू और आर 3 यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, 3 यहाँ पर आपको रिजल्ट दिया गया है और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो 3 दिया गया है इनका क्या क्या नाम है। ठीक है, ये किसको आपका इम्प्लाई करता है। जैसे कि फर्स्ट वाला दिया गया है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा विच इज़ लेस और इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। सेकंड में दिया गया है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा का मॉड इज़ लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। और ये थर्ड दिया गया है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ये होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये किसका, मतलब इन सब का स्टैंडर्ड नाम पूछ रहा है वो। ठीक है, फर्स्ट वाले को क्या बोला जाता है, सेकंड वाले को क्या बोला जाता है, थर्ड वाले को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर आपने अगर बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट वाला जो चीज़ है, ये चीज़ को हम लोग सिंपली कैसे करते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं ना भाई, x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ठीक है, मॉड की जगह में क्या दिया गया है, नॉर्म दिया गया है और इसे क्या बोला जाता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को इम्प्लीकेट करता है। ठीक है, सेकंड ये क्या होता है आपके पास, इसे बोला जाता है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ऑप्शन में सिर्फ श्वार्ट्ज बोला गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे इसका पूरा नाम क्या होता है, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। और थर्ड वाला होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखेंगे, बहुत बेसिक चीज़ है। कई बार ऐसा होता है हम फॉर्मूला को याद रखते हैं लेकिन इसे एक्चुअली बोला क्या जाता है ये हमको नहीं पता रहता। ठीक है, तो इसको जरूर आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी फर्स्ट वाला, देन आपके पास श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और उसके बाद लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ W1 and W2 be any two subspace of a vector space V, then consider the following statements। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट है W1 प्लस W2 इज ऑलवेज सब स्पेस। ठीक है, 2 सब स्पेस का सम सब स्पेस होगा बोर्ड है। सेकंड में इंटरसेक्शन, थर्ड में यूनियन और फोर्थ में डायरेक्ट सम पूछा गया है।
तो देखिए लीनियर अलजेब्रा में एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। ठीक है, किन्हीं भी दो सब स्पेस का सम, डायरेक्ट सम और इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है, ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर से आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी क्यू और एस आपका करेक्ट हो जाएगा, आर यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास दिया गया है, U और V दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, W सब स्पेस है और एक ट्रांसफॉर्मेशन F डिफाइंड है U से V में। ठीक है, तो आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं K और L, ये दोनों आपका रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है, और आपके पास M और N जो है वो क्वोशंट स्पेस का यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि कौन सा करेक्ट होगा। देखिए यदि कोई ट्रांसफॉर्मेशन F U से V में डिफाइंड है तो यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लस नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होता है, वो होता है डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, और डायमेंशन क्या है, U है। तो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ U। ठीक है, तो आपके पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट L यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रैंक नलिटी थ्योरम वाला हो गया। सेकंड आपके पास क्वोशंट स्पेस दिया गया है, किसी भी वेक्टर स्पेस को उसके सब स्पेस से क्वोशंट बना के लिखा जाता है, तो वो जो डायमेंशन है वो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ उसका सब स्पेस। ठीक है, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देना है, तो ये आपके पास हो जाता है क्वोशंट स्पेस के डायमेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर N जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 18 था उसमें L और N स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहाँ पर एक असर्शन और एक रीजन दिया गया है। असर्शन है इफ़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 100 है और उसका एक सबसेट है जो कि 110 एलिमेंट कंटेन करता है, तब वो बोल रहे हैं कि तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया। हम जानते हैं कि वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट जो कि डायमेंशन से ज़्यादा अगर एलिमेंट कंटेन करता है तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वेक्टर स्पेस का या तो बेसिस होगा या तो उसको बेसिस बनाने के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये तो इसको मैंने आपको प्रूव भी कराया है बीएससी फाइनल ईयर में, जो आपका पेपर 3 है उसके वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। पेपर 2 में यूनिट 3, इसमें मैंने इसको पूरी तरीके से सॉल्व भी कराया है, पूरा प्रूफ कराया है, तो उसको आप जाके देख सकते हो कैसे ये होता है। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है कि किसी भी LI सेट, कोई भी LI सेट है वेक्टर स्पेस का, या तो वो बेसिस होगा या तो उसको बेसिस बनाने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या ये रीज़न जो है वो इस असर्शन को कंप्लीट कर रहा है, बिल्कुल कंप्लीट कर रहा है। क्यों, देखिए कोई भी LI सेट को हम बेसिस बनाने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसको आप उल्टा समझिए, यदि हम उसको बेसिस नहीं बना सकते, ठीक है, यदि उसको बेसिस बनाने के लिए एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है, वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और वही चीज़ तो असर्शन में बोला गया है कि किसी भी सेट के पास 110 एलिमेंट है तो उसका क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये असर्शन करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है, और रीज़न जो है वो असर्शन को इम्प्लाई कर रहा है। मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर एक्सप्लेन्स ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि लीनियर अलजेब्रा में पूरा स्टेटमेंट का खेल, अभी तक जितना हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक आध क्वेश्चन में ही हमने पेन का यूज़ किया होगा, सारे के सारे स्टेटमेंट के तौर पे बन जाते हैं। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में बहुत आपका टाइम बचता है, इसको आप खास ध्यान रखेंगे कि जो टाइम बचेगा उसको आप कैलकुलस जैसे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का। ठीक है, और यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, A और C। A स्टेटमेंट क्या बोला गया है, W इज़ अ वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, और C बोला गया है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू F और फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब स्पेस होगा बोल रहा है, और सब स्पेस होने के लिए वजह बता रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W और AB बिलोंग्स टू F, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू F। तो हम जानते हैं ये तो सब स्पेस का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, वन स्टेप टेस्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, एक ही स्टेप में आप सब स्पेस चेक करते हो, अगर सब स्पेस है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो सब स्पेस होगा। ठीक है, तो
ए इम्प्लाई सी होगा और सी इम्प्लाई ए होगा, मतलब इफ एंड ओनली इफ वाला केस हो गया, ठीक है। ए इफ एंड ओनली इफ सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसे हम वन स्टेप टेस्ट भी कहते हैं, एक ही स्टेप में ये ट्रू हो जाता है। इसी का एक और चीज़ होता है, टू स्टेप टेस्ट किस प्रकार से होता है, देखिए दो वेक्टर्स को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ, और दूसरा क्या होता है, ए अल्फा बिलोंग्स टू एफ। जब हम इसको दो बार करके चेक करते हो सब स्पेस को, तो इसको टू स्टेप टेस्ट कहा जाता है, इसे वन स्टेप टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है, इफ़ द डायमेंशन ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ इज एन, देन एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी मे हैव एट मोस्ट, ठीक है। वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ का डायमेंशन दिया गया है एन, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि कोई इसका एल आई सेट है, एल आई सबसेट ऑफ वी ओवर एफ, तो इसके पास ज़्यादा कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसको तो हमने कितने बार किया हुआ है, बेसिक चीज़ है। इसका के पास मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से ज़्यादा वेक्टर्स किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में नहीं हो सकता, तो ये कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एन होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि ए 5x5 का एक 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है और जो डायगोनलाइजेबल है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए एक रिजल्ट होता है सिंपली कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात चलती है डायगोनलाइजेबिलिटी की, तो ए n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये डायगोनलाइजेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इस मैट्रिक्स के पास इसके ऑर्डर के बराबर li आइगन वेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब n क्या होने चाहिए, li आइगन वेक्टर, तब ये क्या होगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 5x5 का मैट्रिक्स है, तो उसके पास 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 5, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 Li और Ld का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट से छोटा जो सेट होगा वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जो बड़ा होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। Li हो भी सकता है, Ld भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही यदि मैं Ld सेट लेता हूँ तो इससे जो बड़ा है वो हमेशा क्या होगा, Ld होगा, डेफिनेटली Ld होगा। उससे छोटा जो है वो Li या Ld हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब Li का सबसेट हमेशा Li होगा, सुपरसेट की कोई गारंटी नहीं है। Ld का सुपरसेट हमेशा Ld होगा, सबसेट की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट होता है, देख लीजिए क्या बोर्ड है, एवरी सुपरसेट ऑफ Ld सेट इज Ld, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बोर्ड है। सेकंड देखिए, एवरी सबसेट ऑफ Ld सेट इज Ld, बिल्कुल गलत बोर्ड है। Ld का जो सबसेट है वो Li भी हो सकता है, Ld भी हो सकता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। सी, एवरी सुपरसेट ऑफ Li सेट इज Li, बिल्कुल गलत, Li से बड़ा सेट जो है वो Li हो जरूरी नहीं है, ठीक है। एवरी सबसेट ऑफ Li सेट इज Li, बिल्कुल सही, Li का सबसेट हमेशा Li होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। तो यहाँ पर जब आप इसको कूट में देखोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आपके पास 4 सेट्स दिए गए हैं और आपको पूछ रहे हैं कि इन चारों सेट में से कौन सा सेट जो है वो V3 ओवर R का बेसिस नहीं होगा। ध्यान देंगे, V3 ओवर R का बेसिस नहीं है, हमको चेक करना है ना, नहीं को ध्यान रखना, नॉट बोला गया है, ठीक है। तो देखिए कभी भी आपके पास सेट ऑफ फैक्टर्स दिए गए हैं तो उनको क्या करना रहता है, बेसिस अगर आपको चेक करना है कॉलम में अरेंज कर दीजिए, नंबर ऑफ पिवट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स चेक कर लीजिए, अगर बराबर आ रहा है मतलब वो बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो B1 को देखते हैं, B1 के लिए यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बना है तो आप डिटरमिनेंट से बना सकते हो, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज बेसिस, ये एक शॉर्टकट तरीका है। दूसरा, एशेलॉन में चेंज कर दीजिए, नंबर ऑफ पिवट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब वो बेसिस हो गया। दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर देखिए, इसका जब मैं एशेलॉन में चेंज करूँगा, फर्स्ट रो को सेकंड रो और थर्ड रो में घटा दीजिए तो आपके पास कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये मेरे को मैट्रिक्स मिल गया। इस मैट्रिक्स के पास देखिए 3 पिवट है और 1 2 3 कॉलम है, मतलब ये जो B1 है वो डेफिनेटली बेसिस बनाएगा, ठीक है। B1 बेसिस बना रहा है। अब आप ऑप्शन को चेक करिए, जिसमें B1 हुआ वो ऑप्शन गलत हो गया,
ठीक है, क्योंकि आपको नहीं चूज़ करना है, ये तो बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए B1 आ गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी B1 आ गया, गलत हो गया। मतलब या तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया या तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बी और डी में क्या कॉमन नहीं है? B4 कॉमन नहीं है, तो B4 के लिए चेक कर लो सीधा। अब B2 B3 को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ों को इस प्रकार से आपको करना है। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन आपको दिया गया है वो 2 मिनट में सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको समझना है, अब B1 B2 B3 B4 सबको आप बेसिस चेक करो इसी मेथड से, तो समझ आएगा। तो आपको जब क्वेश्चन बनाओगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ से आपको हिंट मिलने वाला है। एक ऑप्शन से, एक हमने ऑप्शन से A B C तीनों को ही समझ लिया कि कौन कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। अब हमको सिर्फ B4 को चेक करना है। B4 को लिखिए इसी प्रकार से कॉलम में, तो ये कुछ इस प्रकार से हमको मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पर भी आपके पास 1 2 और 3 पिवट मिल गए, 3 कॉलम है, मतलब ये भी बेसिस बनाएगा। मतलब B4 भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या हो जाएगा B2 एंड B3, ये दोनों आपके बेसिस नहीं है। क्लियरली दिख रहा है B3 आपका 2 टपल वाला है, 2 टपल वाला कैसे 3 टपल का बेसिस बन सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और B2 कोशिश करेंगे आप अपने से इसको सॉल्व करने का, एक बार सॉल्व करिए और बताइए कि कैसे ये सब आपका बेसिस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, देखिए आपके पास दिया गया है β1 एंड β2 दो आपके पास बेसिस दिए गए हैं वेक्टर स्पेस V के, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। तो देखिए हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में, ठीक है, कोई भी बेसिस ले लीजिए आप, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। मतलब यदि B1 में 10 एलिमेंट है तो B2 में भी 10 ही एलिमेंट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो बेसिस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है ना, एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है। जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे अगर यहाँ 10 एलिमेंट है तो यहाँ भी 10 एलिमेंट होगा, यहाँ 5 एलिमेंट तो यहाँ भी 5 एलिमेंट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब ये n और m हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखना चाह रहा है, ठीक है। बॉक्स में लिख दिया है, ये मैट्रिक्स बनाना चाह रहा है कि क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, डायमेंशन ऑफ वी m होगा लेकिन n नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो डायमेंशन जो है v का वो n बराबर m ही होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, m होगा बट n नहीं होगा, बिल्कुल गलत बोर्ड है। ये दोनों होगा लेकिन दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो अगर गलत देखेंगे तो बी और डी गलत हो गया, और ऑप्शन को आप देखोगे तो 2-2 पेयर में दिया गया। इसका मतलब क्या होगा? सी भी आपका करेक्ट होगा। सी जैसे मान लो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हो कि बी और डी गलत हो गया, तो बचा क्या? ए और सी। तो ए और सी को आप टिक मार सकते हो, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, असर्शन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q इज स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑर्थोनॉर्मल कॉलम्स देन Q ट्रांसपोज इज Q इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर ऑर्डर का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो हम जानते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कैसे होता है? Q, अच्छा Q के फॉर्म में नहीं, मैं इसको A के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये होता है आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की का प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स लिखा जा सकता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कॉलम्स कैसे होते हैं? हमेशा ऑर्थोगोनल कॉलम होते हैं। तो बिल्कुल सही बोर्ड है असर्शन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है। रीजन क्या बोर्ड है? फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स द ट्रांसपोज इज इनवर्स, ट्रांसपोज इज इनवर्स, ये भी बिल्कुल सही बोर्ड है। तो दोनों ही असर्शन और रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? बी, ए इज ट्रू, आर इज करेक्ट रीजन, ठीक है। ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा, एकदम सिंपल सा चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग करके आपको इसको बनाना है। देखिए पहला दिया गया है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है ये पूछ रहा है। तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का पी स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पी के बराबर होता है। ये रिजल्ट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, अगर वो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर उसी के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू इट्स ओन स्क्वायर। तो ए कहाँ मैच हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। देखिए टू रिफ्लेक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज समझ सकते हो। रिफ्लेक्शन का मतलब आप ट्रांसपोज समझ सकते हो। तो टू रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा? वही मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब टू रिफ्लेक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स इक्वल टू द ओरिजिनल 1, ठीक है। सी कहाँ मैच हो जाएगा? 1 पे मैच हो जाएगा। बी मैच हो जाएगा 1 पे, तो आपके पास सी मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पे, ठीक है।
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो छोटा छोटा चीज़ है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हो गया, इनको आप ना थोड़ा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास दिया गया है, डिटरमाइन सीक्वेंस इन प्रूविंग दैट द पिवट कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म्स अ बेसिस फॉर कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, तो आपको बोला है कि जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हम पिवट कॉलम की हेल्प से बेसिस है कैसे प्रूफ करेंगे या प्रूफ करते हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, पहले आप कौन सा स्टेप फॉलो करते हो, फिर कौन सा स्टेप फॉलो करते हो, ये आपको बताना है। ठीक है, मैट्रिक्स में जब आप पिवट निकाल लेते हो तो पिवट के थ्रू हम बताते हैं कि इस कॉलम में पिवट है, इस कॉलम में पिवट है। जैसे ये 4x4 का मैट्रिक्स है, किन्हीं भी 2 कॉलम में पिवट मिल गया तो वो 2 कॉलम क्या हो जाएंगे, बेसिस हो जाएंगे कॉलम स्पेस के लिए। तो इस चीज़ का जो सीक्वेंस है, इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कभी भी आपको ये काम करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मैट्रिक्स को आप एशेलॉन फॉर्म में चेंज करते हो। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस ए टू एशेलॉन फॉर्म बी। ठीक है, ये मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहले एशेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, पहला काम होगा एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए डिस्कार्ड नॉन पिवट कॉलम को आप डिस्कार्ड करते हो कि एल आई कॉलम को चूज करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं काम, डिटरमाइन लीनियर इंडिपेंडेंसी, एल आई चीज़ों को चेक करते हैं। ठीक है, कौन सा एल आई है, और उसके बाद क्या करते हैं, जिसमें पिवट नहीं है। अब एल आई कैसे पता चलता है, जिसमें पिवट नहीं है वो एल आई नहीं है, तो उसको हम पिवट जिसमें नहीं है उसको हम क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड करते हैं, डिस्कार्ड नॉन पिवट कॉलम्स। उसके बाद जो लास्ट में जो बचा उनको क्या करते हैं, उसको लेके हम कॉलम स्पेस बना सकते हैं। मतलब लास्ट में जिसमें पिवट बचा, मान लो आपने इसको बनाया एशेलॉन में, ठीक है, और आपको कुछ इस प्रकार से चीज़ें मिल रही हैं। देखिए मैं इसी इसको बना रहा हूँ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 और ये 0। पहले आपने एशेलॉन में चेंज किया, अब आप क्या देख रहे हो, एल आई चेक करो, तो यहाँ पिवट है, यहाँ पिवट है, इन दोनों में नहीं है, मतलब ये दोनों क्या हो गया, एल डी हो गया, तो इन दोनों को आपने हटा दिया, तो बचा क्या, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो इन दोनों कॉलम में आपके पास पिवट है, तो इन दोनों को लेके आप क्या करोगे, स्पैन कर दोगे पूरे के पूरे कॉलम स्पेस को। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने रिड्यूस किया, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद डिटरमाइन लीनियरली इंडिपेंडेंसी, तो सी हो जाएगा। उसके बाद डिस्कार्ड नॉन पिवट कॉलम, ऑप्शन बी, और फिर ऑप्शन ए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी प्रश्न से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए सेट के एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के नेट और सेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदर स्टेट के सेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप करिए। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना ही आपके लिए सही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 3 जिसमें आपके पास 20 प्रश्न लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।